नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। साथियों, हरियाणा में अक्टूबर-नवंबर माह में चुनाव प्रस्तावित है। ऐसे में तमाम पार्टियों की ओर से पूरी ताकत झोंकी जा रही है। वहीं दावेदारों की एक लंबी फहरिस्त भी नजर आ रही है। उम्मीदवार बाहरी हों या फिर स्थानीय, तमाम ऐसे मसले हैं जो कि इस चुनाव में कहीं न कहीं हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ओर जहाँ जो दावेदार हैं, उनकी ओर से तमाम दावे किए जा रहे हैं। वहीं बात करें जिस तरह से जो तमाम पार्टियां हैं, उनकी ओर से भी लंबे चौड़े घोषणा पत्र जारी किए जा रहे हैं। वो नौकरी देने की बात हो या फिर पेंशन की बात, तमाम ऐसे मसले हैं। इसी कड़ी में आज हम बावल विधानसभा, जो कि दक्षिण हरियाणा के छोर पर बसा हुआ है और राजस्थान सीमा से सटा हुआ है, उसी पर चर्चा करेंगे। आरक्षित सीट है, करीब 2,30,000 मतदाता है और यहाँ पर वर्तमान में भाजपा के विधायक और प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर बनवारी लाल। दूसरी ओर बात कर लें कि लंबे समय से यहाँ पर कांग्रेस सीट ये नहीं जीत सकी है। इस बार तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर पहुंचे थे, तमाम नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अब तक की बात कर लें कि जिस तरह से कांग्रेस की ओर से आवेदन मांगे गए, 26 दावेदारों की ओर से चंडीगढ़ जाकर अपने आवेदन जमा कराए जा चुके हैं। ऐसे में ये जो सूची है लगातार बढ़ती जा रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं महेश शर्मा जी, एक शिक्षाविद है और कहीं ना कहीं बेहद नजदीक से राजनीति की समझ रखते हैं। इसके अलावा कांग्रेसी नेता है ईश्वर सिंह महलावत, उनसे भी बात करेंगे। किसान आंदोलन हो या फिर तमाम ऐसे मसले, प्रखर रूप से कहीं ना कहीं उनका चेहरा दिखाई देता है। अब कांग्रेस के हालात क्या है, किस तरह से उनकी नैया पार होगी, क्योंकि जिस तरह के कांग्रेस में एक लंबी फौज है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। वहीं इनके अलावा हमारे साथ मौजूद है दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार प्रीतम सिंह जी, उनसे भी जानेंगे कि जो उनकी पत्रकारिता है, किस तरह से देखते हैं बावल के पूरे सीन को। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं महेश शर्मा जी। महेश शर्मा जी, किस तरह से देखते हैं जिस तरह से लंबी फौज कांग्रेस उम्मीदवारों की बावल में देखने को मिले? 26 उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन किया है। अनम्यूट करना महेश जी, आप अनम्यूट कर लें प्लीज। आपका आपका फोन म्यूट है अभी, आप एक बार अनम्यूट कर लें आप। हाँ, कर लिया जी नहीं, ये बात ठीक है कि कांग्रेस में एक लंबी सूची है उम्मीदवारों की, और ये स्वाभाविक भी है। जब जिस पार्टी की सरकार बननी होती है तो उसमें उम्मीदवार भी ज्यादा हो जाते हैं। तो इस बार कांग्रेस का थोड़ा सा माहौल बन रहा है, तो स्वाभाविक रूप से पुराने भी का उम्मीदवार कांग्रेस में हैं ही काफी लोग। नए कुछ लोग भी जो महत्वाकांक्षा रखते हैं अब एमएलए बनने की, वो लोग भी अभी कांग्रेस में सक्रिय हो रहे हैं। और यही कारण है कि ये सूची एक लंबी बढ़ती जा रही है, और ये 40-45 तक, 50 तक भी पहुंचेगी चुनाव नजदीक जैसे ही आए। महेश जी, जी। बात वही थी, जितनी लंबी फहरिस्त है, को राजस्थान तक के लोग यहाँ पर चुनाव लड़ने पहुंच जाते हैं, तो किस क्या ये बाद में टिकट तो एक को ही मिलनी है, इस बात से कोई इत्तेफाक सभी रखते होंगे। टिकट एक ही लड़ेगा, बाद में जो इनकी अंतर विरोध होगा, क्या कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा इससे? कांग्रेस को हर उम्मीदवार तो नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन कुछ सिलेक्टेड उम्मीदवार हैं जो पहले यहाँ पे अभी मैदान में, 3 तो पूर्व मंत्री हैं यहाँ, जसवंत जी सिंह जी। जी है, प्रेमल रंगा जी हैं, शकुंतला जी हैं। तो मैं समझता हूँ ये 3 लोग हैं जिनका यहाँ पे निजी रूप से संबंध भी है, और वो यहाँ पे उन्होंने प्रतिनिधित्व भी किया और उनका प्रभाव भी है। अब इसके अलावा कुछ नए लोग हैं या कुछ बाहर के लोग भी हैं, तो उनका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो अगर रूठ भी जाएंगे तो कुछ ज्यादा नुकसान कांग्रेस को पहुंचा पाएंगे। हाँ, ये ठीक है कि इन एक, दोनों 3 में से कोई भी उम्मीदवार, शकुंतला एक जी और गंगा जी और जसवंत जी में से, ये 3 जी लोग जी। हैं, अगर तीनों में से इधर उधर थोड़ा बहुत रूठेगा तो जो पार्टी को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा पाएगा। चर्चा में ईश्वर जी को भी शामिल कर लेते हैं, कांग्रेसी नेता हैं। ईश्वर जी, आप किस तरह से देखते हैं कि लंबी फहरिस्त, क्योंकि एक कहीं ना कहीं बाहरी और स्थानीय का बड़ा मसला दिखाई दे रहा है बावल में, तो आप किस तरह से देखते हैं इसको आप? पहले तो मैं सभी दर्शकों को और आपको नमस्कार करता हूं, और आपने मेरे को जोड़ा, वो भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। देखो, कांग्रेस की अब की बार लहर है पूरे हरियाणा में, और अब की बार हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव में मैदान में आएगी, और हरियाणा में सरकार बनना तय है। अब हम 70 से 75 सीटों पे आराम से जीत रही है कांग्रेस। अरे ईश्वर जी, बीजेपी भी 70-75 का नारा देती थी, वो भी सिमट कर रह गई थी, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा आपके साथ भी? देखो, बीजेपी तो एक लोगों ने नकार दिया, बीजेपी को 10 साल में देख लिया।
और 10 साल का जो इनका राज था, उस राज में हर वर्ग दुखी था, किसान वर्ग भी दुखी था, सरपंचों पे इन्होंने लाठियां चलाई, जवानों पे इन्होंने लाठियां चलाई, किसानों पे लाठियां चलाई, हर वर्ग परेशान था इनसे। और अब 10 साल के जो शासनकाल में ये फेलियर सरकार थी, इसलिए कांग्रेस का पलड़ा भारी है और कांग्रेस की सरकार बनना तय है। और अब की बार 70-75 पार कांग्रेस जा रही है हरियाणा में। एक बावल की बात कर लें कि 26 दावेदार अभी तक आवेदन दे चुके हैं, और जैसे शर्मा जी बता रहे थे वो दावे की लिस्ट 50 तक भी जा सकती है। तो क्या इससे नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा कांग्रेस को, जिस तरह से अंतर्विरोध देखने को मिलेगा बाद में? देखो, 2019 में हमारे पास 12-13 कैंडिडेट थे टिकट मांगने वाले। जब अब की बार हमारे पास 25 से 26 आदमी टिकट मांगने के इच्छुक हैं, और पार्टी जो सर्वे के आधार पर टिकट देगी, और ये टिकट मांगने का सबका एक अधिकार है और मांगनी भी चाहिए। सबको ये लग रहा है कि बावड़ में कांग्रेस आ रही है, तो इस हिसाब से सभी टिकट मांग रहे हैं। अरे बेलावत जी, राजस्थान तक के लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं, रेवाड़ी से लोग पहुंच रहे हैं, तो किस तरह से क्या ये लोग, इनके पास है क्या? इन्होंने कभी काम नहीं किया मैदान में, अब ये टिकट मांगने के लिए पहुंच गए। वहां पे जो जिम्मेदार जो उम्मीदवार मैं मानता हूँ, जसवंत सिंह जी बावल हैं, रंगा जी है, जैसे शर्मा जी भी कह रहे थे, भंगवाड़ी है, इन लोगों, ये लोग मान सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पे चुनावी राजनीति की और लोगों के बीच भी रहे हैं। बाकी जो एक लंबी फौज आ रही है, कोई पवन आ जाता है, कोई इस तरह के लोग आ रहे हैं, इस तरह के लंबी, कल तक आरएसएस में वहां पे गीत गा रहे थे, आज कांग्रेस में आ गए ये लोग, मतलब मलाई खाने आए हैं कांग्रेस में इस तरह के लोग। तो फिर मैं आपकी बात से सहमत हूं, और आपने बहुत अच्छी बात रखी है कि जो पहले आरएसएस में थे और वो आज कांग्रेस में आ रहे हैं, तो ये कुनबा बढ़ रहा है हमारा कांग्रेस का। और कांग्रेस में सबके लिए दरवाजे खुले हैं, चाहे वो आरएसएस से मलाई खाने तो नहीं आ रहे कि नहीं? ये ऐसा भी तो हो सकता है, मलाई खाने आ रहे हो, आपके जो बेस कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ पे लगातार मेहनत कर रहे थे, उनको दरकिनार करके इनको टिकट मिल गई, तो फिर वो कैसे पचा पाएंगे इनको? ऐसा नहीं है सर। आज पार्टी ऊंचे लेवल पे है, और पार्टी अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता का पूरा ध्यान रखती है, और सबकी ऊपर तक पहचान है, और सबने अपने अपने काम कर रहे हैं। और जो बेस्ट होगा, जो इस प्रक्रिया में ठीक गुजरेगा, उसको कांग्रेस टिकट देगी, और जो टिकट लेकर आएगा वो कांग्रेस ही होगा, और उसको हम अपना नेता मानेंगे। बाहरी या स्थानीय कोई मसला रहेगा टिकट में? देखो, जो कांग्रेस में वो सारे कांग्रेसी हैं, मैं तो ये मानता हूं। इसमें भारी का थोड़ा बहुत तो हो सकता है कि भारी का नुकसान हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्थानीय भी मजबूत हैं, और जो भारी हैं वो भी कहीं ना कहीं मजबूती दिखा रहे हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। चर्चा में प्रीतम जी को भी शामिल कर लेते हैं। प्रीतम जी, आप किस तरह से देखते हैं, जो कि एक बाढ़ भी आ गई है उम्मीदवारों की, स्थानीय का मुद्दा है, बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि जो आज तक बीच में नहीं था, अब वो जाके विधायक बनने का यहाँ पर अपने सपने से जो होकर यहाँ पर पहुंच गए हैं। प्रीतम जी आप अनम्यूट कर लें, आपका फोन शायद म्यूट है, उसको अनम्यूट कर लें आप। अभी ईश्वर भाई बता रहे थे कि जो बाहरी आ रहे हैं ना, उससे फायदा है पार्टी को। मैं भी 2 दिन पहले बावल गया था। बावल में मैंने कई जगह देखा है कि स्थानीय लोगों का पार्टी टिकट दे और बाहरी का बहिष्कार करे। मतलब बावल में अभी से ये अंदर खाते ने एक कलह सा मचा हुआ है, बाहरी और स्थानीय का। तो इससे पार्टी को नुकसान तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ईश्वर भाई भी जानते हैं कि पार्टी को नुकसान होगा। अब वो टिकट किनको मिलती है, पार्टी किनको उम्मीदवार बनाती है, ये उन पर डिपेंड करता है। हाँ, ये है कि अभी भाजपा में मेरे ख्याल से बावल में चुनाव शुरू है, लेकिन कांग्रेस में जरूर चुनाव शुरू हो गया, और अपनों के बीच ही चुनाव चल रहा है कांग्रेस में। तो ये जो एक लंबी फहरिस्त आ रही है, राजस्थान तक के उम्मीदवार पहुंच गए, जसवंत सिंह बावल, ये फिर ये लोग कहाँ जाएंगे जब बाहर वाले ही आके यहाँ पे रेवाड़ी बावल में राजनीति करेंगे, उनको ही एमएलए बनना है, तो ये क्या करेंगे फिर लोग? ये क्या इनका विरोध नहीं करेंगे तो भाजपा को फायदा हो जाएगा इससे? तो हाँ, यही तो समस्या आ रही है बावल में। जो लोग पिछले 5 साल से 10 साल से पार्टी के लिए काम कर रहे थे, अब जब टिकट लेने की बारी आई तो अब इस तरह के जो आप बता रहे हो कि भाई राजस्थान से
या दूसरे जिलों से लोग आ गए, तो उनको यही तो है, अस्तित्व की लड़ाई तो लड़ रहे हैं। अगर आज कोई बाहर से आके विधायक बन जाता तो ये तो फिर वही कार्यकर्ता के कार्यकर्ता रह गए। तो कांग्रेस में, बावल में खास तौर पे आप कार्यकर्ता अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। वो चाहता है कि अगर बाहर का कोई आदमी आके विधायक बन जाता है तो उनकी तो फिर वही वैसा की वैसी बात रह जाएगी। अब इससे पहले एक छोड़ के ML रंगागोर सारे बाहर से ही थे विधायक अब तक जितने बने थे कांग्रेस के। यही तो समस्या है कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस जब पिछले मेरे ख्याल से 1995 के बाद से कांग्रेस आई नहीं है बावल में। शर्मा जी, आप किस तरह से भारी और स्थानीय, क्योंकि एक बड़ा मसला कहा जा सकता है, एक कार्यकर्ता लगातार मेहनत करता है कि उनकी सरकार आएगी, वो भी शायद उनको मौका मिलेगा, लेकिन जिस तरह से बावल में एक स्थिति देखी जा रही है, तो आप कितना बड़ा मसला मानते हैं कांग्रेस के लिए, कितनी बड़ी चुनौती है स्थानीय और बाहरी का? शर्मा जी। नहीं, पार्टियां, सभी पार्टियां ना सर्वे के आधार पर टिकट देती हैं और सर्वे कराती हैं। जिसका सर्वे में जिसके नंबर्स अच्छे होते हैं, जिसको लोग ज्यादा लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, पार्टियां उसी को टिकट देती हैं। पार्टियां जोखिम नहीं लेती आज की तारीख में। भाजपा ने भी अभी सर्वे कराया, कांग्रेस ने भी सर्वे कराए हैं, और मुझे लगता है सर्वे के आधार पर जो भी कैंडिडेट आएगा, जिसको जनमानस चाहेगा, तो बाहरी का और लोकल का मुद्दा नहीं रहेगा। अभी देखो, बाहरी का मुद्दा तो अभी पार्लियामेंट के चुनाव में राज बब्बर जी अभी आए थे और कितनी 7.5 लाख वोट उनको मिली है। तो बाहरी वाला कोई मुद्दा नहीं रहेगा, बल्कि मैं कहता हूँ कि बाहरी कैंडिडेट होगा, थोड़ा सा साफ सुथरी छवि का होगा, तो उसको ज्यादा लाभ मिलेगा। कारण ये है कि उसका ना स्थानीय लोग विरोध करेंगे, ना स्थानीय नेता विरोध करेंगे, और उसमें कुछ कमियां भी नहीं निकाल पाएंगे। अब जो लोकल उम्मीदवार होंगे या लोकल जो पूर्व मंत्री या पूर्व MLA हैं, उनको अगर टिकट मिलेगी तो लोग उनमें कमियां भी, खामियां भी देखेंगे, क्योंकि लोगों ने बढ़ते हुए लोग हैं वो, तो स्वाभाविक रूप से उनमें खामियां भी मिलेंगे। जो फ्रेशर, जो बाहर का आदमी आएगा कैंडिडेट में, उसमें लोग शर्मा कमियां जी नहीं ढूंढ पाएंगे, उसको ज्यादा अच्छे तरीके से लोग मदद करेंगे, शर्मा जी, ये समर्थन बात करेंगे। बिल्कुल वाजिब कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से राज बब्बर का आपने उदाहरण दिया, वो सबने देखा, इतनी भारी संख्या में वोट उनको दी कि लगा ही नहीं कि वो भारी हैं, और एक हाँ। अंतर विरोध भी कम देखने को मिलता है क्योंकि उनका अपना कोई अतीत होता नहीं। तो आप किस तरह से देखते हैं बावल के चुनावी जो मुद्दे क्या हैं? क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर बनवारी लाल, जो कि वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, बावल से विधायक, वो कहते हैं कि उन्होंने बावल की सूरत बदलने का काम किया, तमाम बड़े मसले दिए। आपको क्या यहाँ पर ऐसे मसले दिखाई देते हैं जो कि जिनका समाधान होना चाहिए था, और जो वर्तमान जो विधायक हैं और मंत्री हैं वो नहीं करा पाए, क्योंकि वो तो यहाँ से विकास की गंगा बहाने की बात करते हैं? देखो, विकास एक ना सतत प्रक्रिया है और विकास चलता ही रहता है। किसी भी पार्टी की सरकार आएगी, कमोबेश विकास तो होगा ही, विकास की गति रुकती नहीं है। और ये ठीक है कि किसी के प्रयास से कुछ ज्यादा विकास हो जाता है। अब बात जहां तक लोगों की है, तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आम जनमानस से ज्यादा सरोकार नहीं रहा। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, किसानों पे इन्होंने अत्याचार किए, महिलाओं पे इन्होंने अत्याचार किए, पहलवानों पर अत्याचार किए, पढ़ाई महंगी हो गई, दवाई महंगी हो गई, तो खाद महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। तो इस सरकार तो में सर कोई ये आम जनता को भी तो एक कोई रिलीफ प्रक्रिया नहीं है मिल ना कि पाया। जो महंगाई तो बढ़ती है टाइम के अकॉर्डिंग, ये भी तो एक प्रक्रिया है ना। फिर बीजेपी बिना पर्ची खर्ची तमाम ट्रांसपेरेंसी के साथ दावा करती है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ सब कुछ किया उन्होंने। ना ना, ऐसा भी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी के साथ में ग्रुप डी की नौकरियों में तो जरूर थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी रही है। ये तो आपके सामने है कि वहां पे HPSC में सेक्रेटरी के टीचे में 2 करोड़ रुपए भी पाए थे, और उनको अरेस्ट भी कर लिया गया। मुझे लगता है कि अभी तक वो शायद जमानत पे तो आ गए होंगे, वो HCS थे एक अधिकारी। तो ऐसे बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं, दुनिया भर के एग्जाम्पल हैं, जहाँ पे भ्रष्टाचार खूब हुआ है आज की तारीख में भी। बल्कि पहले जो कम पैसे में काम हो जाया करता था, अब उसके दुगने दाम बढ़ गए हैं। तहसील में अगर आप जाओ, कहीं और जाओ, मतलब सरकारी भ्रष्टाचार दफ्तरों का में रेट जाओ, बढ़ गया कहीं पे? भ्रष्टाचार सब जगह है। भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं है। करप्शन इज तो एवरीवेयर। बावल में डॉक्टर बनवारी को चुनौती कौन सा नेता आपको दे सकता है? आप क्या सोचते हैं, किस तरह से देखते हैं कि डॉक्टर बनवारी बावल में? अभी तक तो बीजेपी में डॉक्टर बनवारी दिख रहे हैं कि शायद वो ही उम्मीदवार होंगे, तो क्या कांग्रेसी नेता कौन सा लग रहा है आपको जो उनको चुनौती दे पाएगा, जो कांग्रेस का सूखा है उसको कहीं ना कहीं ब्रेक कर पाएगा? नहीं, ये हमारी अवधारणा है कि हम मानते हैं कि डॉक्टर बनवारी लाल जी एकमात्र उम्मीदवार हैं, दूसरे लोग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में भी एक लंबी फहरिस्त है। ये ठीक है, कांग्रेस के बनिस्पत उसमें कैंडिडेट शायद कम रहेंगे। हाँ हाँ, जी जी। मैं जी। कह रहा हूँ कि भाजपा की बनिस्पत कांग्रेस की सूची बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन कांग्रेस में काफी अच्छे और सशक्त उम्मीदवार भी हैं। शकुंतला भगवाड़िया जी कई बार एमएलए रही हैं, मंत्री रही हैं, उनका कामकाज भी क्या देखा है। बेटी को वही डॉक्टर जगह मिल पाएगा जो शकुंतला भगवाड़िया को मिला था? उनके मुकाबले कहीं ना कहीं बच्चों में वो इनहेरिट चीज हो पाती है, जो ट्रांसफर हो पाती है वोट। नहीं, उनकी बेटी अभी आएगी तो उनकी बेटी भी काफी अच्छी उनकी आइडेंटिटी है और अपनी माँ के साथ यहाँ पूरे क्षेत्र में घूमी है। लोग उनको अच्छे से जानते हैं। डॉक्टर एमएल रंगा जी तो बड़े शिक्षाविद हैं और उनकी एक अच्छी पहचान है और मृदुभाषी हैं और काम भी लोगों के खूब किए हैं उन्होंने। और जसवंत सिंह भी बहुत मिलनसार हैं और काफी अच्छे उन्होंने भी काम किए हैं और उनकी पहचान भी है। उनके पिताजी भी यहाँ मिले रहे थे और भी बहुत तो लोग हैं। इनमें से किसी एक को जी, ये ज्यादा प्रभावी रहेंगे इन तीनों में से अगर किसी एक को टिकट मिलेगी तो। ये तो कहीं ना कहीं चुनौती देते हुए दिखाई देंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल पूर्ण रूप से। कोई भी उम्मीदवार हो भाजपा हाँ, का या किसी और पार्टी का, ये सशक्त जी जी। उम्मीदवार हैं, ये पूरी चुनौती देंगे। महिलावत जी, आप किस तरह से देखते हैं कि जो डॉक्टर बनवारी लाल हैं उनके विकास को किस तरह से देखते हैं? कि वो कहते हैं कि यहाँ पे हमने विकास की गंगा बहाई है बावल में, और कौन आपको लगता है कि जो उनको चुनौती दे पाएगा? डॉक्टर बनवारी लाल का विकास ये रहा कि इसने अपना तो विकास किया, लेकिन आम जनमानस का कोई विकास नहीं हुआ। आप देख सकते हो कि दूसरे चरण में जो मेट्रो थी वो नीमराना तक जानी थी, उसको घटाकर धारुड़ा कर दिया। महिलावत जी, हम तार्किक बात करें, मेट्रो का काम है केंद्र सरकार का, वो करेगी। यदि हम जो स्थानीय मसले हैं वो ऐसे क्या थे कि आपको लगता है कि होने चाहिए नहीं हो पाए, मेट्रो केंद्र सरकार लेकर आएगी, कैबिनेट मिनिस्टर ठीक क्या है, होता है प्रदेश सरकार में काम करे। ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन मंत्री है, केंद्र में भी इनकी सरकार है, तो ये सरकार से कह सकते हैं, ये बात उठा सकते हैं, लेकिन नहीं उठाए वो इन्होंने। तो राव वो तो राव साहब कहेंगे, राविंद्र जी का काम है, वो तो वो लेकर आएंगे। जी, अभी भी आप देख सकते हो, आप हॉस्पिटल में चले जाओ डॉक्टर नहीं है, तहसील में चले जाओ तहसीलदार नहीं है, एसडीएम कोर्ट में एसडीएम नहीं बैठते। आज किसी स्कूल में चले जाओ, अच्छे टीचरों की बदली हो जाती है, टीचरों की कमी है, यहाँ पे शिक्षा का अभाव है, यहाँ मतलब बहुत। आप किसी गांव में चले जाओ, सफाई नहीं हो पा रही, सारे नाले भरे पड़े हैं, बहुत सी समस्या खड़ी है जो डॉक्टर बनवारी लाल ने आज तक पूरी नहीं की। आज हमारे जयसिंहपुर खेड़ा में इतना कचरा भरा है, कचरे का पहाड़ लगा हुआ है। प्रीतम जी, आप किस तरह से देखते हैं कि बनवारी लाल का विकास, क्योंकि वो दावे तमाम करते हैं कि उन्होंने बावल की सूरत बदलने का काम किया, जैसे कि शर्मा जी भी कह रहे थे कि भाई काफी काम हुए लेकिन उस स्तर पर जो लोगों की मांग थी नहीं हो पाई। अभी महिलावत जी भी कह रहे थे कि बहुत ऐसी चीजें थी जो हो जानी चाहिए थी, जिन्होंने बताया कि स्कूलों में शिक्षक नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं है, फिर कहाँ का विकास? महिलावत जी के हिसाब से तो विकास हुआ ही नहीं। आप किस तरह से देखते हैं? देखो, बावल में सार्वजनिक काम तो हुए हैं, बेशक किसी के व्यक्तिगत कार्य ना हो, लेकिन सार्वजनिक कार्य तो हुए हैं। आज बावल बावल में जब आप जाओगे तो लगता है कि हाँ भाई, मतलब एक विकास की झलक दिखती है। ठीक है, अब रही बात कांग्रेस के नेताओं की, जो कौन उम्मीदवार भाजपा के उम्मीदवार को चुनौती दे सकता है, तो अब जैसे भाई साहब बता रहे थे महेश सर कि रंगा है, जसवंत जी है, भगवाड़िया जी हैं। तो अब रंगा जी की बात बताऊं पहले आपको। रंगा नगर पालिका के चुनाव हुए थे, तो वहाँ भाजपा के उम्मीदवार भी थे, कांग्रेस के उम्मीदवार भी थे, और कुछ कांग्रेस के ही लोग थे जो निर्दलीय लड़ रहे थे। डॉक्टर साहब ने खुलेआम वीरेंद्र एडवोकेट की मदद की, खुलेआम मदद की उनको, क्योंकि वो पार्टी के उम्मीदवार थे। और इस कारण से जो और लोग थे वो उनसे नाराज हो गए। अब हालत ये हो गई कि जब जो चेयरमैन साहब हैं वो, अब मतलब अब वो और रंगा साहब को पता नहीं क्यों मतभेद हो गए, क्या हो गया, अब वो अलग है। तो अब इनके साथ तो बड़ी दिक्कत हुई, रंगा साहब को वहां से भी खराब हो गए, वहां से भी खराब हो गए। तो इनको तो ये है, जसवंत भाई साहब है वो जो ठीक ठाक है, उनकी अच्छी है, और लोगों में मिलनसार है वो। भगवाड़ा जी अगर खुद चुनाव लड़ती है ना तो अच्छा मजबूत है, टक्कर भी देगी भाजपा के कोई भी उम्मीदवार आए। उनकी अगर बेटी लड़ती है ना तो थोड़ी दिक्कत रहेगी। पिछली बार जैसे वो 10,000 के आसपास वोट दी थी उन्होंने, जो निर्दलीय लड़ी थी। प्रीतम जी, एक बात काफी भी आती है, जो चेयरमैन वीरेंद्र जी की बात कर रहे हैं आप, वो कैंडिडेट कोई पवन को लेकर आए हैं, कुछ इस तरह की चर्चाएं, और जो अभी दिनेश हुड्डा जी होते हैं उसमें भी कुछ इस तरह की चीजें दिखाई दी।
हाँ तो मैं वही तो बता रहा हूँ कि डॉक्टर एम.एल. रंगा ने नगर पालिका के चुनाव में खुलकर मदद की थी भाई, पार्टी के उम्मीदवार थे वो। और अब भाई चेयरमैन साहब भाई पार्टी किसी और की मदद कर रहे हैं, तो रंगा साहब के साथ तो वही हुआ ना, वो भी निकल गए, ये भी निकल गए, तो इनको तो नुकसान हुआ है। तो ये इस बात का भी तो नुकसान उठा रहे हैं। पर हाँ भाई ये है कि अगर इन तीनों में से कोई ना कोई आता है तो भाजपा के उम्मीदवार को एक कड़ी चुनौती तो देगा। पर अब समस्या यही आ गई, फिर दूसरे अब जैसे 26 लोग हैं, 26 के बढ़ेंगे भी, तो अब ये सारे वही है, खिलाफत करेंगे अंदर खाते। और ये सारे के सारे वो हैं जो मतलब ज्यादातर ये बावल बेल्ट से हैं, खोल बेल्ट से नहीं है। अब इस सारे उसमें राव इंद्रजीत का रोल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि राव इंद्रजीत किसको मदद करते हैं, भाजपा के, वो भाजपा में है, भाजपा के उम्मीदवार को मदद करेंगे, स्वाभाविक सी बात है। अब अगर वो सच्चे मन से मदद करते हैं तो भाई भाजपा के उम्मीदवार को कोई हरा ही नहीं सकेगा यहाँ से। तो इनकी फूट नहीं, मेरे को लगता है नहीं कि खत्म हो जाएगी। अभी पिछले 2-3 बार यहाँ पर मीटिंग हो चुकी है इनकी, जो स्थानीय और भारी वाली बात चल रही है। अब बताओ फिर कैसे मजबूत होगी कांग्रेस यहाँ। शर्मा जी, आप किस तरह से देखते, प्रीतम जी बता रहे थे कि ये तमाम इशू है, राव साहब के बगैर कोई कैंडिडेट नहीं जीत सकता। आप कितने वाकिफ हैं इस बात से? क्योंकि जब जैसे ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, कैंडिडेट वही जीतेगा जिसको राव का आशीर्वाद है। क्या राव इतने पावरफुल है? उनको लोकसभा चुनाव में तो पूरे वोट नहीं मिल नहीं पाए, वो कितने पावरफुल ऐसे कैसे हो सकते हैं? नहीं, शर्मा जी। मैं प्रीतम जी की इस बात से तो सहमत हूँ कि राव साहब का एक खास प्रभाव है पूरे क्षेत्र में। और चूंकि राव साहब का गांव भी बावल में ही आता है, राव साहब मतदाता हैं बावल के, तो राव साहब का तो एक विशेष प्रभाव बावल में रहेगा। और ये भी ठीक है कि राव साहब जिसको मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे, वो जीतेगा भी। लेकिन ये बात इसमें को दोहराया नहीं कि कांग्रेस का इस बार पलड़ा भारी है, कांग्रेस की तरफ लोगों का झुकाव ज्यादा है। तो मतदाता तो कांग्रेस के पक्ष में है। अब नेताओं का ये जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा उसी प्रकार के समीकरण बनेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कौन होंगे ये भी इस बात पे भी तय करेगा। राव साहब को कितनी तवज्जो मिलेगी इस बात पे भी तय करेगा। हो सकता है चुनाव में राविंदरजीत सिंह को पूरी तवज्जो मिले तो वो मदद करेंगे, हो सकता है उनकी इग्नोरेंस पहले की तरह से होगी तो वो भी इग्नोरेंस कर देंगे। अब रही पार्लियामेंट के चुनाव की बात में, तो राव साहब अकेले अपने दम पे चुनाव जीते हैं, सारी भाजपा तो राव साहब के खिलाफ ही थी। राव साहब के चुनाव में किसने बड़ी मदद की? अमित शाह का एक प्रोग्राम हुआ था, वो तय हुआ था, वो भी 16 तारीख का वो भी कैंसिल हो गया था। कोई बड़ा नेता उनके चुनाव में कोई आया नहीं उनकी मदद करने के लिए। लोकल जो भी लीडर्स थे उन्होंने भी कोई खास मदद नहीं की उनकी। तो राव साहब तो अपने दम पे जीते हैं चुनाव। हाँ, और उन्होंने तो बावल में भिवानी भी तक के बावल में राव साहब का प्रभाव रहेगा, इसमें कोई दोहराय नहीं, और राव साहब चाहेंगे वही जीतेगा। लेकिन कांग्रेस की इस बार बयार बह रही है, तो कांग्रेस का प्रत्याशी स्वाभाविक रूप से दूसरे प्रत्याशियों पे भारी रहेगा। डॉक्टर बनवारी लाल को किस तरह से देखते हैं, उसको कितने अंक देंगे आप? जिस तरह से उनका 2 टर्म रही है, क्योंकि भाजपा के कैंडिडेट है और जब शुरुआती दौर में राव के आशीर्वाद से वो विधायक बने थे। बीच में मनमुटाव की भी खबरें हैं कि राव साहब और डॉक्टर बनवारी लाल के बीच में मनमुटाव चल रहा है, कुछ इस तरह की भी चर्चाएं आई तमाम तरह की। आप किस तरह से देखते हैं सारे इस समीकरण को? तो ये मनमुटाव की अंदर की बातें, इस पे तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, मुझे ज्यादा जानकारी भी नहीं है। रही डॉक्टर बनवारी लाल, चलो वो भी मृदुभाषी और मिलनसार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन चूंकि 10 साल इस सरकार को हो गए, ये व्यक्ति विशेष पे ना सरकार बनती है ना चलती है। पार्टियों की सत्ता आती है, पार्टियों के कामकाज का ही जनता मूल्यांकन करती है। वो भाजपा की सरकार पूर्ण रूप से फेल रही है, यहाँ किसी एक विशेष एमएलए की और मंत्री की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से फेल रही है, जनमानस के आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतरी है, लोगों की मदद नहीं कर पाई, महंगाई कम नहीं कर पाई, लोगों को रोजगार नहीं दिला पाई। शर्मा जी, एक बात तमाम आप भी रूप से रख रहे हैं कि जन आकांक्षाओं पे खरी नहीं उतरी, लेकिन जब बीजेपी से के नेताओं से बात करते हैं, इवन मुख्यमंत्री से भी बात करते हैं, हमारी कई बार खट्टर साहब से भी बात हुई इस बात को लेकर कि जनता नाराज है। वो कहते हैं कि हमने जो ट्रांसपेरेंसी सिस्टम बनाने का प्रयास किया, लोगों को एक्सेप्ट करने में देरी होती है, वो कहीं ना कहीं इसकी वकालत करते दिखाई दे। अब तो लोग ये कहने थे कि खट्टर सर की वजह से ही लोगों के खिलाफ, लोगों में रोष है। आप किस तरह से देखते हैं इसको? नहीं, अगर खट्टर इतने
प्रभावशाली होते, इतने लोकप्रिय होते, तो उनको रात रात में चुपचाप में क्यों बदल दिया, क्यों सैनी जी को लेकर के आए। और मैं अगली बात बताता हूँ कि खट्टर साहब और सैनी साहब, सैनी जी के तो सिर्फ केवल एक ठीकरा फोड़ने वाली बात रहेगी इस चुनाव में। ये फेलियर तो टोटली खट्टर सरकार का इस 9 साल का पिछला, ये तो पोर्टल की सरकार थी। इसमें जो भी इन्होंने पोर्टल चलाए वो केवल जनता को दुखी करने का काम करते रहे। फैमिली आईडी का, प्रॉपर्टी आईडी का आप देख रहे हो कितनी दिक्कत लोगों को हो रही है, लोग भुगत रहे हैं आज भी। तो आम आदमी इनके कार्य प्रणाली से खुश नहीं है। उन्होंने हो सकता है ट्रांसपेरेंसी के लिए करते हों, लेकिन इनके जो काम थे वो सिरे नहीं चढ़ पाए, और वो ट्रांसपेरेंसी ये चाहते हुए भी नहीं लेकर के आ पाए अपने कार्य में। तो शर्मा जी, आपके अनुभव से मैं एक बात और समझना चाहते हैं, बावल में ऐसे वो क्या मसले हैं जो कि आपको लगता है कुछ ऐसे मसले, बुनियादी जो मसले की जिनका समाधान होना चाहिए था लेकिन वो नहीं हो पाया 9.5 साल में, जिम्मेदारी बीजेपी की थी उनका समाधान करे, आपको क्या लगता है कि आपका लंबा अनुभव है? नहीं, एक तो सबसे बड़ी बेरोजगारी की समस्या है। ये सरकार 75% स्थानीय लोगों को रोजगार देने का एक प्रस्ताव भी विधानसभा में लेकर के आई थी, एक एक्ट भी इन्होंने बनाया था, लेकिन उसकी ठीक से पैरवी नहीं कर पाए और हाईकोर्ट ने उसको रोक दिया। तो सबसे बड़ा कारण तो यह है कि बावल की इंडस्ट्री में बावल के लोगों के लिए रोजगार नहीं है, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं है। एक सबसे बड़ी समस्या तो ये है। दूसरी ये है कि सरकारी नौकरियों में भी आम आदमी की कोई हिस्सेदारी, भागीदारी नहीं रही। और तीसरी बात ये भी, आम जनता के जो काम थे, आम जनता को जो लाभ मिलना था सरकार से कम महंगाई कम होती, या नौकरियां ज्यादा मिलती, या प्राइवेट सेक्टर्स में भी बहुत बार रोजगार नौकरियां मिलती हैं, तो लोग संतुष्ट हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरे देश में बेरोजगारी का आलम काफी ऊंचे, पिछले 45 साल का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड रहा है बेरोजगारी का, तो वो भी एक सबसे बड़ा कारण है। नोटबंदी भी, जीएसटी भी, बहुत चीजें ऐसी रही हैं जो आम जनता को प्रभावित करती हैं। अब आप, पहले तो जनता को बहुत रिलीफ था, कांग्रेस की या दूसरी सरकार थी उनमें आम जनता पे टैक्स का बोझ नहीं था। अब तो ये सरकार टैक्स में ही दुनिया भर का पैसा कमाती है। अब तो हर चीज पे टैक्स है, बीड़ी पे, माचिस पे, कफन पे, चाय पे, दूध पे, रोटी पे, आटे पे, डबल बेड पे, ब्रेड पीस पे, हर चीज पे एवरीवेयर टैक्स है, जीएसटी हर चीज पे लागू है। तो जिस तरह से इतनी खामियां आप गिरा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो माहौल है जनता में वो बीजेपी के खिलाफ कहीं ना कहीं नैरेटिव बन चुका है कि बदलाव के मूड में जनता है। अब जनता 100% बदलाव के मूड में है, और पार्लियामेंट में भी आपने देखा कि 400 पार कहने वाले 240 पे आ गए, और मोदी जी तो वहां राहुल वाली बात है, जान बचा के निकले वहां से। और उन्होंने सर्वे कराया था कि मैं अयोध्या से चुनाव लड़ूं, लेकिन अयोध्या में तो सर्वे में मना कर दिया था कि सर्वेयर ने, उनकी टीम ने कहा कि अयोध्या में तो आप हार जाओगे। तो मोदी ने हिम्मत नहीं जुटाई वहां चुनाव लड़ने के अयोध्या में, जहां भगवान राम के मंदिर का इनॉग्रेशन कर रहे थे। फिर वो वही वापस उसी सीट पे वाराणसी पहुंचे, और वाराणसी में भी बड़ी मुश्किल से 1.5 लाख वोटों से जीते वो। महिलावत जी भी दोबारा कनेक्ट हो गए। महिलावत देखते हैं कि जो दावे करते हैं कांग्रेसी, तमाम तरह के दावे करते हैं कि, लेकिन फिर भी जो उनकी जो आपसी लड़ाई है। दूसरा, आपके मुद्दे क्या हैं बावल के जो कि समाधान होना चाहिए था, नहीं हो पाया? आपको क्या उम्मीदें थी कि भाजपा सरकार से ये काम करेगी, वो नहीं कर पाई? देखो, ये हमारा जो बनवारी लाल है, ये कोऑपरेटिव मिनिस्टर रहे, और आज तक कोऑपरेटिव मिनिस्टर होते हुए जो पहले सरकार ने चला रखी थी, वे किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते थे कोऑपरेटिव में, कोऑपरेटिव सोसाइटी ले सकते थे, आज वो बंद पड़ी है। सोसाइटी में आज किसान अपना वो नहीं बनवा सकता क्रेडिट कार्ड, खाते बंद कर रखे हैं लोगों के। बहुत सी ऐसी है जो एक पोर्टल रोज ये बना रखा है, पोर्टल पहले बाजरा बो, फिर उसके बाद में उसको रजिस्ट्रेशन करवाओ, फिर उसके बाद में उसकी मुआवजा मिलता नहीं, मुआवजे के पैसे कट जाते, ऋण के पैसे कट जाते हैं, इंश्योरेंस नहीं मिलता पूरा। एक अभी शर्मा जी कह रहे थे कि जब बावल में कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, राव एक बड़ा फैक्टर रहता है, जिसको आशीर्वाद मिलेगा वही जीतता है। बड़ा आपको, आपका उम्मीदवार को क्या राव का आशीर्वाद बिना जीत पाएंगे? ऐसा नहीं है। अब की बार ये देखो ना, जो हम पिछली बार 90,000 वोटों से हारे थे लोकसभा के चुनाव में, अब की बार हम 22,000 से हारे हैं। तो ऐसा नहीं है, राव का फैक्टर 19-21 तो हो सकता है, लेकिन वो जो पहले था वो नहीं है, ये बहुत कम हो गया है। राव का इफेक्ट पड़ेगा लेकिन इतना नहीं। राव क्या कमी रही कि राव का फैक्टर डाउन चला गया, आपको क्या लगता है? देखो, राव को बार बार ये 2 दफा तो सीएम के नाम पे वोट ले गए हमसे,
पूरी जनता को बेवकूफ बना के कि वे सीएम बनेंगे, सीएम बनेंगे। हम भी चाहते थे हमारे दक्षिण हरियाणा का कोई सीएम बने, लेकिन इनको धोखे में रखा इस बीजेपी सरकार ने और इन बीजेपी नेताओं ने इनके साथ धोखा किया है। ये लेकिन पता नहीं ये क्यों नहीं खुल के बोल पा रहे। नहीं तो 2014 में सीएम के नाम पे वोट ली, 2019 में सीएम के नाम पे वोट ली, सिर्फ एक अपनी लड़की के चक्कर में पूरे दक्षिण हरियाणा को धकेल दिया बीजेपी के पास। प्रीतम जी, आप किस तरह से, महिलावत जी कह रहे हैं कि बेटी के चक्कर में राव साहब ने पूरे दक्षिण हरियाणा को धकेल दिया। मैं अमित जी एक बात पूछना चाहता हूँ ईश्वर भाई से और महेश भाई साहब से कि लोकसभा का जब चुनाव हुआ था ना, उस समय बूम था दलित वोटों का और जाट वोटों का भाजपा के खिलाफ। सबको पता है, महेश भाई साहब को पता है, ईश्वर भाई को पता है। और उसके बाद मतलब एक बूम के बाद राव इंद्रजीत बावल से 22,000 वोटों की लीड लेके जाता है। ठीक है, पिछली बार से कम हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मेरे को एक बात ये बता दो दोनों भाई कि अब वोट कहाँ से आएंगी? मतलब 20,000 वोट, इतना बूम होने के बाद 20,000 वोटों की लीड दी, तो अब वोट और कहाँ से आएगी? मतलब कांग्रेस कैसे, एक बार थोड़ा समझा दो एक बार, मैं भी समझना चाहता हूँ कि कांग्रेस कैसे जीतेगी। दूसरा, पहली बात तो भाई आप अभी कुछ दिन अभी चल रहा है स्थानीय प्रभारी का नारा, लोग मीडिया में आके इनके जो उम्मीदवार के जो कैंडिडेट है, मतलब दावेदारी जो कर रहे हैं कांग्रेस की, वो मीडिया में आके खुलेआम बोल रहे हैं कि भाई अगर किसी भारी को मिले तो हम बगावत करेंगे, चाहे उनके अल्ले पल्ले ना हो कुछ भी, 10, 20, 50 वोट हो, वो बगावत करेंगे। तो आप किस तरह से, क्योंकि शर्मा जी तो कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस का लहर है, कोई भी आए कांग्रेस के नाम पर वोट मिलेगी। महिलावत जी, आप किस तरह से देखते हैं कि कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं? देखो, हमारे पास बहुत सीनियर नेता है और हमारे को कोई भी किसी तरह का मनमुटाव नहीं है। सारे मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जैसे लोकसभा में सारे मिलकर चुनाव लड़े थे, ऐसे ही सारी कांग्रेस इकट्ठी होकर चुनाव लड़ेगी। और अब की बार बावड़ विधानसभा से कांग्रेस का प्रत्याशी होगा जी। यदि जूली को टिकट दे दिया, आप सारे इकट्ठे हो जाएंगे? राजस्थान से आके बंदा यहाँ पे चुनाव लड़ता है, वो उसको टिकट दे दिया, क्या इसका विरोध नहीं होगा? देखो, ये तो पार्टी का काम है और पार्टी ने सर्वे करवा रखी है। मैं तो मानता हूं अपने विवेक से, मेरा को तो लगता है कि हो सकता है कि जूली को टिकट ना मिले, लेकिन मेरा ये अपना निजी विचार है। लेकिन हमारे पास लोकल प्रत्याशी बहुत हैं और लोकल सारे इकट्ठे हैं, एकजुट हैं। और जो पुराने जो कैंडिडेट लड़ चुके वो भी तो लोकल में ही आते हैं, वो कोई भारी थोड़ी है। जो चुनाव लड़ चुके वो भी लोकल है। कल रेवाड़ी के पार्षद है प्रवीण चौधरी, वो भी नॉमिनेशन कराए, कल जाके कराए, वो आंकड़ा 26 पर पहुंच गए जाके। जूली भी कराए, साधु सिंह कराए, पवन कुमार कराए, डॉक्टर, कितने कितने उम्मीदवार। वो ठीक है, आपकी बात मैं मान रहा हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ कि देखो, टिकट मांगना, वो प्रवीण चौधरी भी हमारे जिले में पड़ते हैं और बावड़ में और रेवाड़ी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इसको क्या भारी मानोगे आप? शर्मा जी, कंक्लूड कर लेते हैं। आप, एक आरती की बात चली कि राव साहब बेटी के दबाव में है, इसके चलते कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, महिलावत जी कह रहे थे। उन्होंने 2 बार सत्ता हासिल की बीजेपी ने राव साहब के नाम पर, उनको सीएम का कैंडिडेट दिखा के। आप कैसे मानते कि क्या दबाव में आरती को स्थापित करना है उनको राजनीति में? दबाव की कोई बात नहीं है। बात ठीक है, बेटी को स्थापित तो करना ही है राजनीति में, और हर नहीं, वो राजनेता नहीं ले पा रहे ना कोई भी। देखो, एक कैंडिडेट आते हैं, जजपा आती है, 10 उम्मीदवार देते हैं, डिप्टी सीएम बन जाते हैं, पूरी सत्ता का लाभ वो लेते हैं। गोपाल कांडा अकेले निर्दलीय कैंडिडेट जीतते हैं और वो बन जाते हैं, होम मिनिस्टर बन जाते हैं हरियाणा के। राव साहब इतने कद्दावर नेता बताए जा सकते हैं, हराने जिताने का उनका कुवत बताते हैं उनमें, फिर वो ऐसा डिसीजन, एक साहसिक डिसीजन, उनके फादर है विशाल हरियाणा पार्टी बनाते हैं, तो हरियाणा के दूसरे सीएम रहे हैं, वो हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाते इस तरह की? फिर कई बार समय परिस्थितियों की बात भी होती है। राव साहब कांग्रेस में भी बड़े नेता थे, वहां भी डिफेंस मिनिस्टर थे, विदेश मंत्रालय उनके पास था, और कई बार लगातार सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी में गए तो वहां भी तीसरी बार सांसद है। तो ऐसा तो कोई बात नहीं, वहां भी अभी मंत्री है, तीसरी बार भी मंत्री है वहां। ये बात ठीक है, बेटी को स्थापित करना है, सभी राजनेता अपने बच्चों को स्थापित करते हैं। जनता का प्यार उनको हमेशा मिला है, नो डाउट। जनता हमेशा उनके साथ खड़ी रही है, उनको 6ठी बार सांसद बनाए, जनता का प्यार ही है ना।
लेकिन जो पार्टियों में उनको सम्मान मिलना चाहिए था, लोगों में कहीं ना कहीं आहत महसूस करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बन पा रहा। फादर एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहते हैं केंद्र में, मुख्यमंत्री रहते हैं, लेकिन जो राव साहब है आज तक कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बन पाए। क्या कहीं ना कहीं ठगा सा महसूस तो करती है ना जनता भी? बिल्कुल राव साहब ठगा महसूस करते हैं, राव साहब का क्षेत्र की जनता महसूस करती है। तो इस चुनाव में उसका उनसे असर राव दिखाई साहब देगा? की ज्यादा क्षेत्र की जनता भी ज्यादा ठगा महसूस करती है, और यही कारण है कि यहाँ का अहिरवाल का क्षेत्र कांग्रेस को ज्यादा सपोर्ट करेगा, क्योंकि राव साहब की इग्नोरेंस रही हुई, उनको बहुत ज्यादा भाजपा में सम्मान नहीं मिल पाया, तो लोग ये महसूस करते हैं कि अब कांग्रेस को मदद करनी चाहिए, जी और कहीं ना प्रीतम जी, कहीं आप लोगों क्या का सपोर्ट कांग्रेस के साथ। प्रीतम जी आप क्या कहेंगे, कांग्रेस के साथ जनता जाएगी अहिरवाल की तरफ से? कह रहे हैं शर्मा जी, कह रहे हैं कि भाई राव को इग्नोर करके सब लोग, अहिरवाल की जनता कांग्रेस के साथ जाएगी। देखो अभी चुनाव तो शुरू हो गया, अहिरवाल की जनता कांग्रेस की हवा है, इसमें कोई दो राय नहीं। बदलाव की पब्लिक बदलाव चाह रही है, पर इसमें राव साहब का बड़ा रोल रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो अहिरवाल की जनता है वो राव साहब को सीएम देखना चाहती है बहुत लंबे टाइम से, और लोगों में पकड़ भी है, लोग मानते भी हैं, राव इंद्रजीत को अपना नेता मानते हैं। तो उनका रोल बड़ा रहेगा कि वो किस रुख बैठते हैं, भाजपा छोड़ते हैं या भाजपा में रहते हैं या अपना खुद मंच पे चुनाव लड़ते हैं, तो वो उन पे डिपेंड करते हैं सारा। अंतिम कंक्लूड आपसे कर लेते हैं। आप किस तरह से, कितने आसपास हैं हरियाणा सरकार बनाने को लेकर और बावल में अपनी जीत को लेकर? बावल से क्या, पूरे हरियाणा में एक लहर है, कांग्रेस की लहर बन चुकी है और कांग्रेस की सरकार बनना तय है। और अब की बार देखो, हमने 2 बार ठगा ठगा महसूस हो गया कि हम 2 बार राव से हमने वोट दी, राव को हम सीएम देखना चाह रहे थे, लेकिन पार्टियों ने राव की वोट ले ली, दक्षिण हरियाणा की पूरी वोट ले ली, लेकिन राव को वो महत्व नहीं दिया जो देना चाहिए था, हमारा हिस्सा नहीं मिला हमें। मुख्यमंत्री बना रही है उनको जी कांग्रेस, मुख्यमंत्री नहीं बना रही ना उनको। सर, कांग्रेस मुख्यमंत्री नहीं बना रही, लेकिन कांग्रेस में उसका बहुत बड़ा कद था। कांग्रेस में वो टिकट बांटते थे, आज वो अपनी लड़की की टिकट के लिए लड़ रहे हैं। ये भी तो आप बात मानो ना, कांग्रेस में उसका कितना बड़ा कद था। कांग्रेस उसको अग्निपंथी में रखती थी, कांग्रेस हरियाणा के दक्षिणी नेता मानती थी उनको, दक्षिणी में जितनी सीट होती थी उसे डिस्कस करके दी जाती थी। आज उनके कहने से एक टिकट नहीं मिल रही। जी जी, तो कहीं ना कहीं राव साहब की जो नाराजगी है उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 2019 में सिर्फ एक टिकट दिलवा पाए, 9 में से 1 टिकट दिलवा पाए, बताओ बाकी किसको टिकट दिलवा पाए? डॉक्टर बनवारी लाल अपने दम पे टिकट लेके आए, गुड़गांव में अपने दम पे टिकट मिली, पटौती में अपने दम पे टिकट मिली, मेवात में सब अपने दम पे टिकट लेके आए। सिर्फ एक रेवाड़ी की सीट देख लो, जो टिकट दिलवा के लाए वो हार गए। ठीक है महिलावत जी, अगली किसी चर्चा पे दोबारा फिर बात करेंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत आभार। ऐसी किसी परिचर्चा पे एक बार फिर से आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार जी, धन्यवाद आपका। थैंक यू, नमस्कार।